हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के करंट अफेयर्स यानी कि 26 जून के करंट अफेयर्स उसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसी के साथ आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो आज के अगेन करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, है ना। मतलब नई एज इन कि जो हमने शायद पहले कभी डिस्कस भी नहीं की होगी, है ना। सर्टन थिंग्स रिगार्डिंग दैट। सो अब जो रिपीटेडली हमारे पास न्यूज़ आती है उसके ऊपर तो जो ब्रेक थ्रू आते रहते हैं वही मैं आपको बताती रहती हूँ, बट आज आई वॉज थिंकिंग कि कुछ नया यहाँ पर लेके आया जा सके, है ना। तो नई चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस डालते हैं। सबसे पहले SECI दैट इज सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अब एक्सटेंड कर दी है टाइमलाइन फॉर ग्रीन अमोनिया टेंडर टू 30 जून। अब यहाँ पे टेंडर से रिलेटेड आपका कुछ काम नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनिया क्या है, यहाँ पर ग्रीन अमोनिया क्या है और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। ठीक है। सो पहला सवाल आज का मेरा आपसे यही है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ था, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है। तो अब ग्रीन अमोनिया क्या होता है वो आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। ठीक है। सवाल हम देख लेते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम्स ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कि इंडिया विल रिड्यूस नियरली 550 MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस emissions by 2030 and cumulative reduction in fossil fuels imports over ₹2 lakh crores. Which of the following statement above is or are correct? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ ही जुड़ी हुई ये आउटकम्स हैं जो इंडिया ने प्लेज की हैं। प्लेज भी क्या, वो सोचा हुआ है कि यहाँ तक अचीव करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि 2030 तक क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें तो नियरली 50 MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को रिड्यूस करना है। सेकेंड, क्यूमुलेटिव रिडक्शन जो है फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट्स वो 2 लाख करोड़ नहीं, ये 1 लाख करोड़ है। ठीक है। 1 लाख करोड़ तक का हमने सोचा है कि हमारा रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स जो है वो बाय हम 1 लाख करोड़ कम करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर ए ही हमारी करेक्ट है, सेकंड हमारी इनकरेक्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर मैं बता रही 50 MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है। क्यूमुलेटिव जो है 1 लाख करोड़ रुपीज से हमें ये अमाउंट जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट्स है वो कम करने हैं। ठीक है। तो अब सवाल मेरे वो दो याद रखना कि जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था एंड ग्रीन अमोनिया एक्चुअली में क्या है, वो थोड़ा सा ओवरव्यू मुझे दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक सवाल और है यहाँ पे कि जो हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे डिस्कस की थी ना। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के अंदर ग्रीन जो हाइड्रोजन मिशन है हमारा उसके अंदर 3 तरह की हाइड्रोजन्स के बारे में बात की गई है। ठीक है। सो वो 3 कौन सी हैं, उनमें से एक मैं बता देती हूँ कि ग्रे तो है ही है, बाकी 2 कौन सी हैं। ठीक है। बाकी 2 भी ईजी हैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेना, PIB के ऊपर डाटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट स्पर्स चाइना टू रिकंसिडर रशियन गैस पाइपलाइन। सो अब चक्कर यही है कि मैंने आपको बताया था ना कि ईरान से 90% ऑफ द एक्सपोर्ट जाते हैं थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज टू चाइना, है ना। तो अब ईरान इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस एज वेल एज ऑयल टू चाइना। बट अब सिंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की यहाँ पे बात की जा रही थी, विद रिस्पेक्ट टू दैट चाइना जो है रिकंसिडर कर रहा है ऑल्टरनेटिव्स, लाइक इंडिया ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, या ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा था वो भी क्रूड ऑयल के लिए, है ना। बीच में न्यूज भी आई थी कि USA से भी लेगा जो क्रूड ऑयल है इंडिया, एंड सिमिलरली रशिया से भी लेने की बात हो रही है। तो अब ऑल्टरनेटिव में चाइना भी ये चीज ढूंढ रहा है कि रशिया से क्यों ना हम अब एक और पाइपलाइन का प्रपोजल जो ऑलरेडी था उसके ऊपर दोबारा से चर्चा शुरू करें। तो पहली पाइपलाइन जो है उसका हमारे पास नाम क्या है, पावर ऑफ साइबेरिया 1। ठीक है। ये पाइपलाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जो 2019 में ऑलरेडी 2019 से लेके फंक्शनल है। बट अब रशिया के ऊपर सैंक्शंस इतनी ज्यादा लगा दी गई थी तो अब एक तरह से बिग ब्लो था वो रशिया के लिए भी, क्योंकि पाइपलाइन जो है वो यूरोप तक भी कनेक्टिविटी यहाँ पे कुछ प्रोवाइड कर रही है। नॉट दिस पावर ऑफ साइबेरिया नहीं, बट बाकी पाइपलाइन जो है वो भी अब यूरोप तक यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड कर रही थी। बट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमने देखा कि सैंक्शंस लगने के बाद यूरोप ने ये चीज बोली थी कि हम किसी भी तरीके से जो तेल है अब रशिया से नहीं लेने वाले। तो एक तरह से रशिया को उस टाइम पे या रशिया की इकोनॉमी पे उसके लिए एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा था, है ना। सो अब जो चाइना है वो भी रीअसेस कर रहा है सिचुएशन को, तो उन्होंने बोला है कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 जो पाइपलाइन है उसके ऊपर डिस्कशन शुरू की जाए। बट उसके अंदर मुद्दा यहाँ पर यही है कि वो जो पाइपलाइन है वो कहाँ से क्रॉस करेगी। पहले तो मंगोलिया के थ्रू इनिशियली प्लान बनाया जा रहा था, मंगोलिया के थ्रू ये पाइपलाइन पास होगी या नहीं होगी वो एक बोन ऑफ कंटेंशन होगा। ठीक है। दूसरा होगा विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप राइट्स। ओनरशिप राइट्स जो है वो चाइना खुद से अपने पास कंसिडर करने की यहाँ पे कोशिश करेगा, विच रशिया इज नॉट गोइंग टू एग्री एट एनी कॉस्ट। तो इस तरह के अगर डिसएग्रीमेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप, दैट डिनोट्स लैक ऑफ ट्रस्ट।
ठीक है, तो इस न्यूज़ में आपको ये बेसिक सी चीज़ यहाँ पर बताई गई है, इससे ज़्यादा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन इसी से जुड़ा सवाल हमारे पास यही है कि पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन बिकेम ऑपरेशनल इन दिसंबर 2019। ये शायद मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड, पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन विल सप्लाई नेचुरल गैस फ्रॉम यमल पेनिनसुला टू चाइना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन हमारा सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, यमाल पेनिनसुला से चाइना तक जाएगी वाया मंगोलिया, जो अभी तक हमारा प्लान प्रपोज्ड है। बट अब मंगोलिया जो है बीच में अलाउ करेगा या नहीं करेगा, या इस पाइपलाइन की जो डायरेक्शन है अगर वो चेंज करके चाइना के बीजिंग तक जाएगी कि नहीं, यमाल पेनिनसुला से डायरेक्ट यहाँ पे बीजिंग तक पहुंचाने की ये पाइपलाइन बात की जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास पावर ऑफ साइबेरिया 1 जो है वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं क्योवक्ता फील्ड से लेकर घूम फिर आकर यहाँ पर चाइना के अंदर एंटर करती है ये। ठीक है, उसके बाद यमाल पेनिनसुला से अभी ये प्रपोज पाइपलाइन तो है, ये थ्रू मंगोलिया जा रही है। अब मंगोलिया के थ्रू होगा या नहीं होगा, या ऐसे घुमा कर कहीं से वापस से बीजिंग की तरफ लेके जाया जाएगा, दैट ऑल्सो डिपेंड्स, राइट। तो इस हिसाब से आपको ना एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि यमाल पेनिनसुला प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर है, तो पेनिनसुला है, तो पेनिनसुला के अकॉर्डिंगली अब आप ना मुझे चलो चाहे कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना कि कौन सी ये पेनिनसुला के अराउंड ऐसी सीज हैं जो लगती हैं। ठीक है, आपको मैप देखना ही पड़ेगा, राइट। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर रिसर्च करनी है। देन नेटो एग्रीज टू हाइक मिलिट्री स्पेंडिंग। सो अभी हमने थोड़ा टाइम पहले देखा था कि ट्रम्प हैज रिक्वेस्टेड नेटो कि अब जो यूएसए है ना, मेजरली वो ही आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। नेटो कंट्रीज नीड टू डू समथिंग एल्स, कि वो भी अपना मिलिट्री बजट बढ़ाए, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया था कि 5% ऑफ द GDP जो है हर एक नेशन अपना एटलीस्ट मिलिट्री एक्शन में लगाए विद रिस्पेक्ट टू नेटो, है ना। उस चीज के ऊपर यहाँ पे प्रपोजल मान ली गई है, 5% तक मान लिया गया है, एंड दैट विल बी डन बाय 2035। ठीक है, जो ये स्पेंडिंग है बाय 2035 यहाँ पर रहेगी। क्यों? क्योंकि अब रशिया का अब अगेन ये बोला जाता है, क्योंकि नेटो बना ही अब काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन को था। सोवियत यूनियन डिसॉल्व होकर अब रशिया अलग से बन गई, बाकी कंट्रीज भी बन गई, बट नेटो डिसॉल्व नहीं हुआ, है ना। तो नेटो का अभी भी एक क्यूमुलेटिव थ्रेट लग रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के ऊपर से अभी भी आप कह रहे हो कि रिपीटेडली सीज फायर की बात की जा रही थी, बट हो नहीं रहा है, कोई भी आउटकम नहीं आ रहा है। तो रशिया को एज अ थ्रेट यहाँ पे नेटो लेकर चल रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग अब जो 5% ऑफ द GDP जो नेटो कंट्रीज हैं वो मानने के लिए तैयार है। बट 2035 इज अ लॉन्ग वे, अगले 10 साल की यहाँ पे बात की जा रही है। तो बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमीज भी इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी, जो कि नेटो मेंबर्स भी हैं, है ना। सो अब इससे जुड़ी यही एक क्वेश्चन आती है कि क्या इतना ज्यादा इकोनॉमिकली वो सक्षम है कि 5% ऑफ द GDP वो डिफेंस के अंदर ही लगा सकें या ना लगा सकें, है ना। इसका एक रीजन ये भी है कि नेटो के अंदर, नेटो कंट्रीज में अपार्ट फ्रॉम यूएसए, जितनी भी यूएसए की मिलिट्री है, जो आर्म्ड फोर्सेज है ना, अब ट्रंप ने सेड कि वहां से हम विड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब खुद से इतना सक्षम बनिए कि आप मिलिट्री वॉरफेयर के टाइम पे या किसी भी तरह के थ्रेट के टाइम पे खुद से भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले सके, है ना। कि यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट होने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। सक्षम खुद से भी बनिए, कुछ हेल्प होगी तो ऑल टुगेदर हमारा अलायंस तो है ही है कि किसी एक के ऊपर अटैक होता है तो हम सब उसके ऊपर अटैक तो करेंगे ही करेंगे, है ना। सो अब इसके रिगार्डिंग जो है यही चीज है कि जो रशिया का कंटिन्यूड वॉर इन यूएसए, ठीक है, सो उसी के रिगार्डिंग ये चीज बोली गई है। ठीक, तो इसी से जुड़ा सवाल हम देख लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू नेटोज मिलिट्री कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग। सिंस अब हम मिलिट्री अलायंस की बात करें तो मिलिट्री कमिटी भी होती है नेटो की, ठीक है, कि मिलिट्री कमिटी इज द ओल्डेस्ट परमानेंट बॉडी इन नेटो। Second, military committee meets thrice times a year at the levels of chiefs of डिफेंस। सो नेटो कंट्रीज जितनी भी है ना, उनके यहाँ पर चीफ्स ऑफ डिफेंस भी होते हैं, ठीक है, जो नेटो में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो चीफ्स ऑफ डिफेंस होते हैं उनकी भी मीटिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, 2 लेवल्स पे मीटिंग होती है, उनमें से एक होती है चीफ्स ऑफ डिफेंस की मीटिंग। तो पहली चीज कि स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट वाली इनकरेक्ट है। ओल्डेस्ट परमानेंट बॉडी नेटो की यहाँ पर हमारे पास है नेटो की काउंसिल, ठीक है, अटलांटिक काउंसिल, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल जो है सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद हमारी ये मिलिट्री कमिटी बनी थी, ठीक है। पहली स्टेटमेंट हमारी इसलिए इनकरेक्ट है। सेकंड है कि दे एक्चुअली मीट थ्राइस अ ईयर, ठीक है, कि 3 बार ये साल में मिलते हैं। मिलिट्री कमिटी हेडेड बाय जो चेयर होता है दैट मीट्स फ्रीक्वेंटली एट द लेवल ऑफ नेशनल मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स एंड 3 times a year एट द लेवल ऑफ चीफ्स ऑफ डिफेंस, राइट। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट थी। द करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। देन आपको ये मैं ऑलरेडी ये नेटो की साइड से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि मेंबर कंट्रीज जो हैं वहां पे नेटो की डेलीगेशंस होती है और मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। एंड हमारे नेटो डेलीगेशंस में न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप है और नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल है, जो कि हमारी अब क्या है, ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट, ठीक है। ये है हमारी सेकेंड ओल्डेस्ट मिलिट्री कमिटी।
देन हमारे पास अकॉर्डिंगली फर्दर बाइफर्केशंस यहाँ पर की गई हैं कि सेक्रेटरी जनरल है। देन हमारे पास मिलिट्री कमिटीज में भी 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे कि अलाइड कमांड ऑपरेशंस, अलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो ये सारा का सारा आप एक बार फ्लो चार्ट देख लेना, नेटो की ही साइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। देन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक एलियन प्लैनेट को यहाँ पे स्पॉट किया है। अब एलियन प्लैनेट में भी एक्सो प्लैनेट को स्पॉट किया है। सबसे पहली चीज न्यूज आपको ये बता रही है कि जेम्स वेब जो हमारा टेलीस्कोप है 2021 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब उसने स्पॉट क्या किए हैं यहाँ पे एक्सो प्लैनेट को। एक्सो प्लैनेट वो प्लैनेट्स होते हैं कि जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का ये पार्ट नहीं है, किसी और सोलर सिस्टम का पार्ट हो सकते हैं, उन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब वो एक्सोप्लैनेट एक्चुअली में एक स्टार के अराउंड ही यहाँ पर ऑर्बिट कर रहा है, बट वो जो स्टार है वो सन के साइज से छोटा है। ठीक है, और ये एक्सोप्लैनेट काफी टाइम बाद यहाँ पर किसी टेलीस्कोप ने स्पॉट किया है। ठीक है, अब काफी टाइम बाद अगर हम देखें तो लास्ट जो है वो 1990s में आप कह सकते हो स्पॉट किया गया था। उसके बाद से अब इसे किसी भी तरह का एक्सोप्लैनेट जो है उसे स्पॉट किया गया है। तो एक और प्रोसेस के बारे में जिसको ग्रीन में हाईलाइट किया है मैंने, वो ये बताया है कि अगर ऑब्जर्वेशन करनी है आपको एक स्टार की लाइट की, तो आप क्या कर सकते हो, डिम कर सकते हो प्लैनेट जब पास करता है इसके सामने से। ठीक है, कि जब एक स्टार की जो लाइट है वो डिम हो जाती है, जब प्लैनेट उसके अराउंड पास करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिट मेथड बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम किसी भी तरह के एक्सोप्लैनेट को इजीली स्पॉट कर सकते हैं। तो ये स्पॉटिंग का मेथड है कि एक्सोप्लैनेट को अगर आप स्पॉट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो एक्सोप्लैनेट है रिलेटिवली छोटा प्लैनेट है, जो कि अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने फाइंड आउट किया है। एंड उसके अलावा आप जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में इन डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हबल टेलीस्कोप। ठीक है, जब जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले हबल हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में था, तो हबल टेलीस्कोप जो है उसके साथ कंपैरिजन आप एक ड्रॉ करके उसके ऊपर थोड़ा सा बिल्डअप कर सकते हो। इससे जुड़ा सवाल हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्लैनेट। पहली चीज, इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार। सेकेंड, सफिशिएंट मास ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। थर्ड, क्लियर्ड इट्स ऑर्बिटल नेबरहुड। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। नॉट वाला फैक्टर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब कोई भी सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट है, उसके पास अपना एटमॉस्फेयर हो या ना हो, जनरली केसेस में होता है एटमॉस्फेयर, ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेयर होता है, बट उसके अंदर गैसेस कौन सी प्रेवलेंट है वो मैटर नहीं करती है ना। बट एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस होना यहाँ पर किसी तरीके की कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। एटमॉस्फेयर तो मून के पास भी अपना है। ठीक है, तो उस तरीके से हम उसे प्लैनेट थोड़ा ना कह सकते हैं। दैट मीन्स कि इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार। अब मून थोड़े ना सन को ऑर्बिट कर रहा है और अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है ना मून, तो अब जो स्टार है वो तो हमारे पास सन ही है, अर्थ किसी तरह का स्टार नहीं है, तो इस वजह से मून भी यहाँ पर जो है फॉलोअप में नहीं आता हमारे पास एक तरह से प्लैनेट है ना, कि इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार। ठीक है, सेकंड, सफिशिएंट मास ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि इसका यही मतलब होता है कि उसकी इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो एक सर्कुलर या आप कह सकते हो एलिप्टिकल ऑर्बिट में अपने आप को घुमा सके या वो घूम सके एक ऑर्बिट के अराउंड या सन के अराउंड, है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर और एक कर्व्ड पाथ के अंदर। सो थर्ड चीज है कि क्लियर इट्स ऑर्बिटल नेबरहुड, कि अपने आसपास वाला जो नेबरहुड है वहां पे जो छोटे छोटे आप कह सकते हो प्लैनेट्स या फिर छोटी छोटी हमारे पास जो डस्ट पार्टिकल्स या इवन की डिफरेंट तरह की डेब्री भी होती है या डिफरेंट स्पेस एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप उसको क्लियर कर देते हैं, यानी कि कोई भी प्लैनेट क्लियर कर देता है तो वो एक प्लैनेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है ना। सो ग्रेविटी ज्यादा होगी एंड साथ में ही वो उसको स्पेस के अराउंड या अपने नेबरहुड को यहाँ पर क्लियर कर देता है अगर, तो वो एक तरह से प्लैनेट कहलाएगा। यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स अगर फॉलोअप में कोई प्लैनेट लेकर आता है तभी वो एक प्लैनेट भी क्या, एक सेलेस्टियल बॉडी अगर लेकर आती है या करती है कंटिन्यू, सो उसको हम प्लैनेट कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो ऑर्बिटर स्टार में हमारे पास अब प्लूटो के केस में भी यही हुआ था कि इट वॉज ऑर्बिटिंग सन। ठीक है, उसने अपना आप कह सकते हो ग्रेविटी के थ्रू वो सर्कुलर पाथ में एलिप्टिकल अपना ऑर्बिट में घूम भी रहा था, बट उसने अपना नेबरहुड यहाँ पर क्लियर नहीं किया था, जिस वजह से इसको अब आप कह सकते हो तीनों की तीनों सिचुएशंस जो है फुलफिल नहीं हुई थी। सो एज अ रिजल्ट प्लूटो को हमने क्या किया, प्लैनेट की जो लिस्ट है उससे निकाल दिया था। ठीक है, सो इसी से जुड़ा अब यहाँ पे ये सवाल था कि सफिशिएंट मास ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है कि ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो खुद की ही रिजिडिटी को ओवरकम कर जाए एंड एक रफली स्फेरिकल शेप में आ जाए एंड एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमे एंड इट इज मैसिव इनफ टू बी पुल्ड इन अराउंड बाय इट्स ओन ग्रेविटी, है ना। कि ग्रेविटी, क्योंकि हम बेसिकली बोलते हैं कि सन की ग्रेविटी
टू बॉडी प्रॉब्लम की तरह भी हम इसे कंसिडर करके चलते हैं ना, कि सन की ग्रेविटी और प्लैनेट की ग्रेविटी आपस में एक दूसरे को यहाँ पर पुल करती है। सो उसी तरीके से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सस्टेन करता है ना। 3 बॉडी प्रॉब्लम तो हमें इसे नहीं देखा है, मल्टीपल बॉडी प्रॉब्लम की तरह हमने नहीं देखा, हम 2 बॉडी प्रॉब्लम की तरह इसे देखते हैं। सो इसी तरीके से हमारी जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। देन अल्जाइमर्स डिलेइंग जीन वेरिएंट कर्व्स ब्रेन इन्फ्लेमेशन। तो एक स्टडी आई है, उन्होंने यही बोला कि अल्जाइमर्स जो कि जनरली हम बूढ़े लोगों में ज़्यादातर देखते हैं, उसको ख़त्म करने का या उसको एटलीस्ट सप्रेस करने का ना एक तरीका हमारे पास आ गया है कि बॉडी के अंदर अगर एक पर्टिकुलर जीन को एडिट करके या इंसर्ट करके, दैट जीन इज APOE3R1365, अगर ये आ जाता है बॉडी के अंदर या जीन डाल दिया जाता है ये बॉडी के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली अल्जाइमर कॉजिंग प्रोटीन्स को बॉडी के अंदर जो है वो सप्रेस कर देगा। एंड हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दैट इज इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, कि हमारे पास ऑलरेडी जो इम्यून सिस्टम हमारे पास हेरिडिटरी भी आ रहा है और अपना एक्वायर्ड भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सी गैस स्टिंग के अंदर इनेट जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर वो अगर हम जीन एडिट करके डाल देते हैं या वो ऑलरेडी हमारे इनेट सिस्टम का अगर पार्ट किसी तरीके से बन जाता है, तो अल्जाइमर कॉजिंग प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर वो सप्रेस कर दिए जाएंगे एंड अल्जाइमर्स होगा ही नहीं। ठीक है, यही है कि ये जो अब बेसिकली ड्रग्स के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है फॉर अल्जाइमर्स, क्योंकि अल्जाइमर्स का अभी तक कोई कॉज के बेसिस पे क्योर नहीं है ना। क्योर को फाइंड आउट करने के लिए ड्रग्स को डेवलप किया जा रहा है एंड जीन एडिटिंग मेथड को भी इसके अंदर अप्लाई किया गया है ना। तो ये स्पेसिफिक जीन के थ्रू इसे रोका जा सकता है अल्जाइमर्स को। तो उससे जुड़ा सवाल देख लेते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज इज थॉट टू बी कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन्स इन एंड अराउंड द ब्रेन सेल्स। सेकेंड, amyloid protein causes tangles within the brain cells. Which of the following statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो अल्जाइमर्स के अंदर क्या होता है, विद एज अगर आप देखें तो प्लाक जमना शुरू हो जाता है किसी भी व्यक्ति की बॉडी के अंदर या वेन्स के अंदर। ठीक है, हार्ट के केसेस में भी ब्लॉकेज जो आती है वो क्यों आती है, वो इसीलिए आती है ना कि प्लाक जमना शुरू हो गया है हमारी जो वेन्स के अंदर, है ना। तो सिमिलर तरीके से ब्रेन के अराउंड भी ना प्रोटीन्स की डेवलपमेंट के थ्रू 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एमिलॉइड प्रोटीन होता है और एक हमारे पास होता है टाउ प्रोटीन और एमिलॉइड प्रोटीन। विद द एज है ना, थोड़ी एज के बाद ये डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है ऑफ प्लाक इनसाइड द ब्रेन ऑल्सो एंड अराउंड द ब्रेन ऑल्सो। तो अराउंड द ब्रेन जो प्लाक फॉर्मेशन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ एमिलॉइड। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ब्रेन सेल के अराउंड अगर प्लाक जम रहा है तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको जगह उतनी नहीं मिल रही है, प्लाक जम रहा है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जैसे हार्ट के केस में ब्लॉकेज अगर आप देखें तो पैसेज जो है वो नैरो होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो सिमिलर तरीके से ब्रेन भी सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से अब क्या है कि वो नॉर्मल एक्टिविटीज भी कैरी आउट नहीं कर सकते, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होना उनको शुरू हो जाता है एंड जितनी भी उनकी लाइफ की स्टोरीज है वो भूलना शुरू हो जाते हैं ना, किसी को रिकग्नाइज नहीं करते हैं अल्जाइमर्स के अंदर। तो ये तो होता है आउटसाइड का जो इशू होता है। दूसरा होता है टाउ प्रोटीन। टाउ प्रोटीन से क्या होता है कि ब्रेन की जो वायरिंग है, जो सेल्स हैं, वो अब उसके अंदर प्लाक जमना शुरू हो गया, तो इस वजह से टैंगलिंग शुरू हो जाती है। अगर आप सपोज कीजिए ऐसी सिचुएशन कि 2 ऐसी, पहले तो एक स्ट्रेट रोड थी, है ना, एक स्ट्रेट रोड थी, आप तो सीधा जा रहे थे, बट अब यहां पे पत्थर है, तो आप क्या करेंगे, इस पत्थर को आप प्लाक की तरह समझिए और ये नर्व सेल की तरह समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे पत्थर है, दैट इज प्लाक। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, रोड से अगर यहाँ पे जगह है तो डी रूट होके यहाँ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या पता है यहाँ पे, क्योंकि ब्रेन जो है वो इट इज अ क्यूमुलेटिव चैनल या नेटवर्क ऑफ मेनी वेन्स, है ना, तो आपस में 2 वेन्स टकराने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसी वजह से अल्जाइमर्स जो है वो कॉज होता है। तो प्लाक के जमने से यहाँ पे जो टाउ प्रोटीन की वजह से जो प्लाक जमता है उससे ये प्रॉब्लम आती है ना। तो ये क्या करेगा, अब टैंगलिंग करेगा ब्रेन सेल्स के साथ। तो अब नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेटर्स दैट कैन नॉट समन लॉयर्स। तो इन्वेस्टिगेटर्स में कौन आते हैं, कोई भी व्यक्ति जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर या पर्सनल कोई भी एजेंसी जो भी केस ऐसे ओवरटेक कर रही है, दे कैन नॉट समन लॉयर्स। क्यों, क्योंकि एक अटॉर्नी और एक आप कह सकते हो क्लाइंट का एक पर्टिकुलर आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिपीटेडली ऐसे 2 केसेस आए। ठीक है, पहला केस आया था पराराम इंफ्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इस केस में भी, एंड सेकंड केस आया था एवी पवित्रन
सीबीआई का केस आता वर्सेस सीबीआई, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी क्वॉश किया था। तो कुछ केस आए, एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, एक बॉम्बे हाई कोर्ट के पास केस आया है ना। तो ये दोनों केसेस में भी उन्होंने यही बोला कि एडवोकेट को ही बुला लिया बंदे की कि आप बताओ कि एक्चुअली में सच क्या है। अब एडवोकेट थोड़ा ना बताएगा यार, उसका अटॉर्नी क्लाइंट का आपस में रिलेशनशिप है, हाउ कैन दे से सर्टेन थिंग्स। तो कुछ चीजें जो है वो सीक्रेट तो यहाँ पर रखनी पड़ती हैं। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने ना लताड़ा है यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स को, बीट पुलिस या बीट कोई भी पर्सनल या प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, कि आप कैसे बुला सकते हैं ऐसे, कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी या इवन की स्टैट्यूटरी प्रोविजन इस चीज को अलाउ नहीं करती, वो सीक्रेसी मेंटेन करना उनका राइट है, ठीक है। सो इसी के अंदर पिक्चर के अंदर हमारे आते हैं दो एक्ट्स। पहला हमारे पास आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब रिपील हो चुका है, उसको अब ओवरटेक किसने किया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इन दोनों के तहत अगर आप देखें तो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था उसका सेक्शन 126, जो अब हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 132 बन गया। ये दोनों यही बोल रहे हैं, दोनों की दोनों चीजें यही बोल रही हैं कि आप अलाउ नहीं कर सकते, या इवन की जो अटॉर्नी है वो अपनी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लीक यहाँ पर किसी भी हद तक नहीं कर सकता, एंड उनको किसी भी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता अनटिल अनलेस ही और शी इज अ पार्टी टू इट, ठीक है। और उन्होंने 3 सर्कमस्टांसेस भी ये बताया कि जिस केस में वकील जाकर इंफॉर्मेशन दे सकता है टू द इन्वेस्टिगेटर, एंड दीज 3 सिचुएशंस आर, पहली चीज या जो उसका क्लाइंट है वो खुद से एग्री करे, दूसरी चीज कि वकील को अगर ये चीज लग रही है कि किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी वो कंडक्ट कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द केस विच इज ऑनगोइंग, या फिर जिस टाइम पे वो उसका वकील है अगर उस टाइम पे भी इलीगल कोई चीज चल रही है, तो इन दैट केस उनको जो जाकर बताया जा सकता है इन्वेस्टिगेटर्स को। एंड जो एडवोकेट है वो क्रिमिनल एक्टिविटी को देख रहा है, एंड कम्युनिकेशन जो है वो इलीगल पर्पसेस के लिए हो रही है, एंड कोई इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो रही है, इलीगल एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्टिविटी या कंसेंट अगर क्लाइंट दे दे, तो तीनों के तीनों केसेस में जाकर एडवोकेट बता सकता है। अदरवाइज एडवोकेट नहीं बताएगा, एंड ना ही एडवोकेट को आप बोल सकते हैं कि तो आके कटघरे में खड़ा हो, ठीक है। सो अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाला जो सिचुएशन था ना, जो एवी पवित्रन वर्सेस सीबीआई वाला केस था, उसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत उनका जो क्लाइंट है वो अंदर किया गया था, बट उनकी बेल की यहाँ पे अपील फाइल हो गई थी, है ना, बेल के लिए अप्लाई कर दिया था, नॉट अपील फाइल हो गई थी, बेल के लिए अप्लाई किया था, बट उनको ही वकील को ही बोल दिया गया कि आप उनके खिलाफ गवाही दीजिए, आप सच बताइए क्या है, तो वो नहीं बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे पिक्चर में आपकी सिर्फ 2 चीजें आ रही हैं कि आपको यहाँ पे बीएनएस के बारे, बीएसए के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए, किसने किसको टेक ओवर किया, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता ने किसको अब किसकी रिपील होने के बाद वो आई है, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से ऐसे ही, ठीक है। देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेस द सिविल प्रोसीजर कोड। एडवोकेट कैन रिवील द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन इफ एनी इलीगल एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। पहली चीज मैं आपको बता चुकी हूं कि सीपीसी को नहीं, यहां पर हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को, जो कि 1872 का एक्ट है, उसको टेक ओवर किया या वो रिप्लेस किया है उसको। दूसरी चीज, एडवोकेट बिल्कुल बता सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही हो, या फिर क्लाइंट की कंसेंट हो, या फिर किसी भी तरह की आप कह सकते हो कि गलत इंफॉर्मेशन पास की जा रही है, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मिसलीडिंग है वो पास की जा रही है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल विल डिस्कस रिड्यूसिंग आइटम्स इन 12% स्लैब। तो अब जीएसटी काउंसिल ने बोला ना कि हम 12% स्लैब को खत्म करने की बात करेंगे, ये रूमर्स है, अभी तक ये चीज फाइनल नहीं हुई है। तो यहाँ पर एक तरह से ये एक स्टेटमेंट है, या ऐसे आप कह सकते हो ये न्यूज ऐसी है कि जिसमें आप किसी भी तरह का एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जो होता है ना, उससे आप यहाँ पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने यही चीज बोली है यहाँ पे कि 12% को डायरेक्टली खत्म नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके जो 12% वाली आइटम्स हैं, जैसे कि अभी पहले ये चीज नोटिस करना कि 0, 5, 18 एंड 28% जो है वो रह जाएगी अगर हम 12% वाले स्लैब को हटा देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 5 स्लैब्स एग्जिस्ट करती हैं, 0, 5, 12 एंड 18 एंड 28, ठीक है। अगर हम 12% वाले को खत्म कर देते हैं तो हमारे पास यही 4 रह जाएंगी, बट दैट पर्सन जो कि एक्सपर्ट है वो यही चीज बोल रहे हैं कि 12% वाले को इमीडिएटली खत्म नहीं करेंगे, कि 12% में जो आइटम्स आती हैं उनको 0 या 5 की तरफ लेके जाने की बात की जाएगी, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कंज्यूमर पैटर्न। कंज्यूमर का पैटर्न कैसे हो गया, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने शैम्पू के केस में बोला, ठीक है, कि शैम्पू के ऊपर अभी हमारा मैक्सिमम 28% तक जीएसटी देते हैं, ठीक है। 28% तक जीएसटी अगर आप दे रहे हो तो शैम्पू तो डेली रिक्वायरमेंट होगी ना, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। सिमिलर इन द केस ऑफ टूथपेस्ट, कि पहले लोग दातुन यूज किया करते थे, तो टूथपेस्ट जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, इसलिए उसको 18% के केस में डाला हुआ था, ठीक है। बट अब वो डेली रिक्वायरमेंट बन गई है, तो इसको 18 से हो सकता है 5% वाले स्लैब के अंदर डाल दिया जाए।
तो एक तरफ से वो बोल रहे हैं कि 12% वाला एकदम से नहीं खत्म किया जाएगा, एंड जो आइटम्स है, जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं इन दिस पर्टिकुलर स्लैब्स, उनको कम या खत्म करने की बात की जाएगी। ठीक है, उनको कम बेस्ड ऑन द कंज्यूमर पैटर्न्स उनको कम किया जाएगा। ठीक है, ये जो उनके ऊपर जीएसटी अप्लाई किया जा रहा है वो कम किया जाएगा। ये सारी उन्होंने यहाँ पर बात की। न्यूज को एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, उसी से रिगार्डिंग यहाँ पे सवाल है, मैं आपको तभी नहीं बताना चाह रही थी कि जीएसटी काउंसिल मीट्स 4 times a year. Second, the currently soap and toothpaste are taxed at 18%. Which of the following statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है कि जीएसटी काउंसिल ना एक्चुअली उनको ही मिलना था यहाँ पे अभी जून में, उनकी मीटिंग ड्यू थी जिसके बेसिस पे 12% स्लैब को कम किया जाना था या खत्म किया जाना था। ये जो आइटम्स है 12% में वो अब कम वाले स्लैब में या ज़्यादा वाले स्लैब में डालनी थी। ठीक है, सो अभी वो जून में मिलना था बट वो अभी जुलाई में मिलेंगे। सो जीएसटी काउंसिल जो है एक क्वार्टर में एक बार जरूर मिलती है। एक क्वार्टर होता है हमारे 3 महीनों का। ठीक है, सो साल में हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं, सो 4 बार ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड है कि करंटली सोप एंड टूथपेस्ट आर टैक्स्ड एट 18%। तो मैंने टूथपेस्ट का तो आपको बता ही दिया था कि 18% है। सिमिलर इन द केस ऑफ सोप, कि सोप को भी पहले इतना ज्यादा डेली यूज में माना नहीं जाता था, बट अब एक तरह से ये डे टू डे हमारी नीड बन गई है सोप को यूज करना, तो उसको 18% से कम किए जाने की बात की जा सकती है, बट करंटली अभी 18% पे ही है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। देन भारत बायोटेक सप्लाई जीएसके's मलेरिया वैक्सीन टू गावी इन 26। तो पहली ऐसी मलेरिया की वैक्सीन जो कि WHO ने रेकमेंड की थी 2021 में, उस पर काम कर लिया गया है। बनाई किसने है? भारत बायोटेक ने बनाई है। एंड धीरे धीरे उनका प्लान यही है कि इसको मार्केट में उतारा जाए, एंड बाय द ईयर ऑफ 2028 जो वैक्सीन है बाय मोर देन हाफ टू लेस देन $5 इसका अमाउंट कर देंगे हम, कि कम धीरे धीरे अमाउंट जो है जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी अमाउंट जो है हम $5 तक कर देंगे इसका बाय 2028। दैट इज द प्लान। ठीक है, अब ये न्यूज़ के अकॉर्डिंगली हमारा मेजर रोल क्या है पढ़ना, कि एक तो WHO क्या है, ठीक है, एंड उसके बाद हमने पढ़ना है कि मलेरिया क्या है। बस इसके रिगार्डिंग हमारा और कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। देन कंसिडर द फॉलोइंग। मलेरिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। सेकेंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड कंटामिनेटेड नीडल्स में ऑल्सो ट्रांसमिट मलेरिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। कैसे? क्योंकि मलेरिया जो है एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू होती है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट में प्लाज्मोडियम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि अब एक वेक्टर को चूज करता है जस्ट टू ट्रांसमिट या टू यू कैन से डेवलप या मल्टीप्लाई। उसके लिए ये वेक्टर को यूज करता है, दैट इज फीमेल अनोफिलीज जो कि मस्कीटोज हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में ये इन्फेक्शन को कैरी ये फीमेल अनोफिलीज करती है, जो एडिस एजिप्टाई जिसको हम बोलते हैं वो कैरी करती है, बट एक तरह से वो भी जरिया है या वेक्टर है फॉर प्लाज्मोडियम पैरासाइट कि वो मलेरिया को फैला सके। ठीक है, पहली चीज करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। दूसरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड कंटामिनेटेड नीडल्स में ऑल्सो कॉज मलेरिया। ठीक है, अगर वो ट्रांसमिशन के लिए वेक्टर उसको चाहिए तो वो अगर ऑलरेडी किसी कंटामिनेटेड व्यक्ति के ऊपर यूज की जा चुकी है तो वो वेक्टर का थोड़ा बहुत हिस्सा या ब्लड का वो थोड़ा बहुत हिस्सा तो उसके अंदर भी आएगा ही ना। तो कंटामिनेशन से तो ऑब्वियस ही बात है ये भी फैलेगा ही थ्रू नीडल्स, बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ही नहीं फैलता है। ठीक है, कंटामिनेशन थ्रू नीडल्स, तो ऑब्वियस ही बात है कि होगा ही होगा। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। Then Turkey finds respite as Iran-Israel ceasefire holds amid regional strain. So basically यहाँ पे टर्की जो है वो शैटर हो गया है। क्यों? क्योंकि गाजा के ऊपर अटैक किया इसराइल ने, है ना। बट अब मुद्दा यहाँ पर यही है कि टर्की जो है दोनों तरफ से मार खा रहा है, ईरान की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी। इसराइल की तरफ से क्यों? क्योंकि उन्होंने गाजा को सपोर्ट किया। ठीक है, ईरान की तरफ से इसीलिए कि जो अब टर्की है उसका स्पेसिफिकली हम बात करें, जो क्यूरेक बेस है ईस्टर्न टर्की में, कोई भी तरह की ईरान अगर मिसाइल फायर करता है या लॉन्च करता है उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। सो ईरान का ये मानना है कि आप यही जो भी हम मिसाइल्स लॉन्च करते हैं आप उसी की इंफॉर्मेशन इजराइल को देते हैं। ठीक है, इजराइल ऑन द अदर हैंड इज सेइंग कि आपने हमास को गाजा के अंदर सपोर्ट किया है तो वी डू नॉट सपोर्ट यू या वी डू नॉट ट्रस्ट यू। तो दोनों सिचुएशंस में यहाँ पे आप कह रहे हो कि टर्की जो है उसके ऊपर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। टर्की के लिए एक बिग फियर है
कि नेबरिंग कंट्रीज जैसे ईरान बीइंग प्लंज्ड इनटू कियोस एज इट हैपेंड ऑलरेडी इन इराक एंड सीरिया, कि अभी टर्की नहीं चाहता कि जैसे इराक और सीरिया के अंदर हुआ है सेम ईरान के अंदर भी हो। ठीक है, तो ईरान के लिए अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट तो हुई है, बट टर्की के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो ये डुअल सिचुएशन जो वो आ गई है। ठीक है, सो इससे जुड़ा सवाल अब हम देख लेते हैं। अच्छा हाँ, तो ये अब देख लीजिए कि यहाँ पर इजराइल एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर ईरान एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे टर्की एग्जिस्ट कर रहा है। टर्की का यहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है जो कि ईस्टर्न टर्की वाले पार्ट में क्यूरेक बेस जिसको हम बोलते हैं, क्यूरेक बेस के अकॉर्डिंगली ये डिटेक्ट देख लीजिए कितनी जल्दी कर लेगा कि ईरान कहीं पे भी मिसाइल अगर लॉन्च करता है तो। ठीक है, सो इसी की इन्फॉर्मेशन जो है टर्की के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है ईरान के द्वारा कि आप जाके इन्फॉर्मेशन इजराइल को बताते हैं। ठीक है, सो इससे जुड़ा सवाल अब हम देख लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू तुर्की कंसिडर द फॉलोइंग, इट जॉइंड नेटो इन 1952, सेकेंड द सिटी ऑफ इस्तांबुल वाज प्रीवियसली नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल, third Mediterranean Sea lies to the north of Turkey. How many statements are correct? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी के सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि ज्वाइन किया था नेटो को 1952 में ही टर्की ने या तुर्की ने, एंड जो कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको हम आजकल इस्तान बोलते हैं वो कॉन्स्टेंटीन ने बनाई थी। ठीक है, एंड कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे, रोमन्स के टाइम पे मल्टीपल टाइम्स से उनकी कैपिटल भी रही है। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ में नहीं साउथ ऑफ टर्की होती है, एग्जिस्ट कर रही है। साउथ भी क्या, साउथ वेस्टर्न साइड पे एग्जिस्ट करती है, नॉर्थ में हमारे पास ब्लैक सी है। एंड ये जो स्क्रीनशॉट है अगेन नेटो की वेबसाइट से ही है, तो हम यहाँ पे तुर्की को देखें तो 1952, right? So that is all from my side today, and in case if you are preparing for UPSC 2026, so we have an ongoing batch, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिमिलर फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू चेक आउट एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ स्लीपी क्लासेस। So that is all from my side today. Thank you so much.